स्वागत है आपका विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम में। यह पॉडकास्ट की श्रृंखला अब तक पहुंचाई जा रही है मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा, जिसे उत्प्रेरित और समर्थन दिया है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम से आपको मिलती है देश और दुनिया में होने वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अपडेट। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात देश के उन तमाम वैज्ञानिकों और साइंस लैब से जो भारत को और बेहतर बनाने में लगातार अग्रसर हैं। आज विज्ञान की आवाज़ का पॉडकास्ट भोपाल में हुए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 जनवरी को भोपाल में संयुक्त रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवविचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर विषय पर आधारित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 का उद्घाटन किया। अपने मुख्य भाषण में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, जो भविष्य के विज्ञान को दुनिया की दबाव वाली समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के साथ परिभाषित करेगी। नेता जिनके अनुभव से, जिनकी कार्यकुशलता से सदा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। जैसा कि अभी सखलेचा जी कह रहे थे कि एक के बाद एक यहाँ पर समारोह आयोजित हो रहे हैं। ये वैज्ञानिकों का कार्यक्रम है। मुझे विश्वास है इस पर भी शोध किया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यदि आप शोध करेंगे, अध्ययन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान जी सहयोग भी देते हैं, सुविधा भी देते हैं, लेकिन देते हैं सरलता के साथ, देते हैं सहजता के साथ। इसलिए कोई भी विभाग हो, कोई भी मंत्रालय हो, यदि उन्हें कोई बड़ा आयोजन करना है तो उनकी नजर मध्य प्रदेश भोपाल पर रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री जी वहां हमारे संरक्षक के तौर पर बैठे। और सच पूछिए तो इसी कारण हम भी आज यहाँ प्रेरित होकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके साथ बैठे हुए विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण के मंत्री सखलेचा जी, पिछले 1-1.5 वर्ष से वो बड़े पैशन के साथ इस एजेंडा को फॉलो कर रहे थे कि ये कॉन्फ्रेंस, ये समारोह, ये 4 दिवसीय गोष्ठी कहीं और ना होकर के भोपाल में हो। और उनके जुनून का आपको अंदाज होगा कि जब गांधीनगर गुजरात में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था तो मैं बोल रहा था, तो उन्होंने पीछे से किसी को भेजा कहने के लिए कि यहीं पे घोषणा कर दीजिए कि अगली इस प्रकार की गोष्ठी भोपाल में होगी, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि हम कहीं आगे पीछे चले जाएं। तो जब इस प्रकार की सहजता रहती है व्यवस्था में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी वेन्यू में, तो यकीनन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहता है, उत्साह का भी और मोटिवेशन का भी। इसके साथ साथ हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और देश विदेश में जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर सूद, डॉक्टर रविचंद्रन, ओशन विज्ञान के एक्सपर्ट, वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान के सचिव, डॉक्टर कलई सेल्वी, 80 साल के इतिहास में CSIR में पहली बार महिला डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई है मोदी जी के कार्यकाल में, और डॉक्टर राजेश गोखले जो सचिव हैं उस विभाग के, जो नोडल विभाग है इस आयोजन के लिए। इसके अतिरिक्त सुधांशु जी, डॉक्टर भदौरिया जी, और यहां पर पधारे हुए साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के सारे मित्रगण। सच पूछिए तो ये वास्तव में एक उत्सव जैसा माहौल है। इस झील की नगरी में समस्त का समस्त विज्ञान परिवार एकत्रित हुआ है, और इसे उत्सव के अलावा और कोई नाम देना ठीक नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि यदि इसे फेस्टिवल कहा गया तो बहुत सोच करके इस शब्द का चयन किया गया।
वैसे तो इस प्रकार के समारोहों में जो विज्ञान संबंधी रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, गंभीर मंथन भी रहता है, परंतु ये उत्सवमय माहौल शायद इसलिए भी है कि पहली बार 6 दशक के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में वैज्ञानिकों को और विज्ञान को एक सम्मान दी, एक सेंस ऑफ एस्टीम दी है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र के साथ पिछले 30 दशक से अधिक समय से जुड़ा हूं, हमने ऐसी भी गोष्ठियां देखी कि मासूम चेहरे हॉल के अंदर बैठ करके 2-3 दिन गुजार देते थे। लेकिन ये उत्सवमय माहौल इसलिए है कि मोदी जी ने आने के बाद न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों को, वैज्ञानिक योजनाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि नए नए प्रयोग, नए नए तजुर्बों को बढ़ावा भी दिया, कई क्रांतिकारी नियम बना करके उसमें सरलता भी लाई। इसके अतिरिक्त ये वर्ष, आज का 2023 का वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, जिसकी यहां पर भी एक बैठक होने वाली है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है। और इस साल के साथ साथ आज का दिन 21 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा विज्ञान का समारोह भी भोपाल में ही हो रहा है। कुल मिलाकर के 15 अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे राजेश गोखले कह रहे थे, लेकिन उस समय गूंज बहुत ज्यादा थी उनकी आवाज में, क्योंकि इतनी बुलंदी के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया कि उसकी गूंज बहुत ज्यादा आई। ना मालूम समझ आया कि नहीं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि 15 इवेंट्स का उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन मुझे विशेषकर से 4 इसमें इवेंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अपनी तरह के नए भी हैं और जो विशेषकर भिन्न भिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले हैं। उसमें से एक है स्टूडेंट साइंस विलेज, जिसमें लगभग 2500 छात्र भाग लेंगे। और एक ऐसे समय में जबकि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं, तो छात्रों को अपनी प्रतिभा का कैसा एहसास हो, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। कभी कभी ज्यादा होने से भी नुकसान हो जाता है और कभी कभी कम होने से भी वो रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। दूसरा इवेंट है यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस। लगभग 1500 युवा वैज्ञानिक या विज्ञान के स्कॉलर उसमें भाग लेंगे। तीसरा स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल। और चौथा मेगा स्टार्टअप एक्सपो। उसके अतिरिक्त, जैसे कि प्रोफेसर सूद उल्लेख कर रहे थे, फ्रंटियर्स, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ड्रोन, उसमें अन्य प्रकार के विषय जो हर इस प्रकार की गोष्ठी में शामिल रहते हैं, उनका तो एक एक सत्र रहेगा ही। लेकिन इस सब आयोजन के दौरान जब हम यहां बैठ करके चर्चा करेंगे और आगे की योजना भी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं संजीदगी से ये बात भी हमारे ध्यान में आएगी कि इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, क्षमता की कमी ना थी, परिश्रम करने का जज्बा भी कम ना था, आंखों में सितारे भी कम ना थे, परंतु शायद उस प्रकार का वातावरण नहीं था, अनुकूलता का। अब जहां तक स्टार्टअप एक्सपो का संबंध है, उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि 2-3 दिन में इन जो गोष्ठियों में कुछ एक बातें हम अपने युवाओं के आगे भी स्पष्ट करें, दूसरों के आगे भी। बहुत सारी धारणाएं, विडंबनाएं, मिथ स्टार्टअप को लेकर हो गए हैं। एक तो ये कि स्टार्टअप है जो तो आईटी है। स्टार्टअप का अर्थ आईटी नहीं है। और मध्य प्रदेश की धरती में खड़े होकर के जहां माननीय शिवराज सिंह जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ऊंची जीडीपी लाई थी प्रारंभ से ही, आज से 10 वर्ष पहले, यहां पर सबसे बड़ा सेक्टर स्टार्टअप का एग्रीकल्चर है, आईटी नहीं है। लेकिन हमें नहीं एहसास हुआ कि हमारा अपना क्या सरमाया, हमारे एक्सक्लूसिव पोटेंशियल्स क्या है हिंदुस्तान के। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें ओशन है, उसमें हिमालय है। हम सोच बैठे कि क्योंकि आईटी है, क्योंकि बंगलौर में जरा तेजी से चला तो बंगलौर आईटी नगरी थी। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। यदि अगले 25 वर्ष में हमने शिखर पटल पर जाना है तो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स के सिर पे जाना है। इसी तरह से दूसरा ये कहा जाता है कि साइंस ग्रेजुएट होना ही लाजिम है स्टार्टअप के लिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे, हमारी अरोमा मिशन शुरू हुई है, CSIR डॉक्टर कलाई सेल्वी के नेतृत्व में,
और जो वहां की सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने कभी विज्ञान की पुस्तक को हाथ ही नहीं लगाया। और तीसरा एक और मिथ है कि स्टार्टअप का मतलब कि नौजवान हो। हमने एक समय में प्रदर्शनी की थी +60 एज स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब आप स्टार्टअप कर रहे हैं अपना काम, ना कि उम्र। तो वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है हमें। तो ये सारी विडंबनाएं, ताकि हम जो इस वक्त वातावरण बना है उसका पर्याप्त उपयोग कर सके, उसका ऑप्टिमम यूटिलिटी कर सके। और अगला हमारा रहेगा फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स, और उसके लिए कंसिस्टेंट इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जब हमारे 2 रॉकेट उठ रहे स्काई रूट में, तो 2 बच्चे पवन और भरत, हमें मालूम नहीं था, सोमनाथ जी थे चेयरमैन, उनको मालूम नहीं था। बाद में हमने देखा, मैंने पूछा कि रॉकेट के ऊपर क्या लगा, तो उन्होंने कैमरा लगा के रखा था। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहां से रिवायती तौर पर रॉकेट जाते तो नीचे से दूरदर्शन उसके फोटो खींचता। ये बच्चे इतने होशियार थे, इन्होंने ऊपर अपना एक कैमरा लगा दिया, ऊपर से चित्र आते थे। और उसके बाद एक के बाद इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन द कंपटीशन। दूसरा जो मैं चाहूंगा, मैंने कहा भी है कि B2B यहां पर बैठ के हो, इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप इंडस्ट्री की मैपिंग करिए, मार्केट की मैपिंग करिए, मध्य प्रदेश में किस चीज की मार्केट है, किस चीज की इंडस्ट्री है, उस तरह के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हम फंड भी करेंगे और उसमें सहयोग भी देंगे। तीसरा, जैसे मैंने कहा, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है हमारे एग्रीकल्चर का, और दूसरे पहाड़ी राज्यों में हमारे अरोमा के सरमाए, और चौथा इंक्लूसिव एंगेजमेंट, क्योंकि वुमेन लेड, क्योंकि एक बात हमें बार बार याद रखनी है, हम बार बार बड़े शौक से कहते हैं एनकरेज वुमेन साइंटिस्ट, एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन। अरे भाई, जमाना बदल गया, आज तो वुमेन लीड कर रही है हमें। सो प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी लेड बाय वुमेन। पार्टिसिपेशन से वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उसको भी हम जहां जहां प्रतिभाशाली, हमारा गगनयान का एक मिशन है, उसमें अधिकतर काम जो पहल की जा रही है वो महिला वैज्ञानिकों की ओर से। तो हम उनके बदलते हुए इवॉल्व रोल के पीछे हम बार बार बड़ा पैटर्नाइज होके कहते हैं एनकरेज करो, लेकिन वो हमें इनकरेज कर रही है, हम उसकी इनकरेजमेंट लेने को तैयार हैं क्या? तो हमें उस तरह से भी इंक्लूसिव तरीके से यदि हमने इसका पूरा उपयोग लेना है, और बहुत समय ना लेता हुआ, क्योंकि फिर ये कीनोट एड्रेस बन जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कम से कम 3 सेक्टर्स पर हम विशेष ध्यान दें, एंड आई एम श्योर राजेश विल एग्री विद मी। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, यहां का बहुत बड़ा सरमाया है जिसको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हमारी मस्तिष्क में, माइंडसेट में बैठा है कि स्टार्टअप किसी और दुनिया का रहता है। दूसरा बैम्बू, हम अक्सर सोचते हैं कि बैम्बू नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन कितना बड़ा उसका रिजर्व मध्य प्रदेश में है वो हम भूल जाते हैं। और बैम्बू एक नया स्टार्टअप ही नहीं है, एक बहुत बड़ा एक नया रोजगार का भी जरिया है, और एक नई रेवोल्यूशन है, वर्सेटाइल आइटम। फर्नीचर भी बनता है, पैनल भी बनते हैं, कागज भी बनता है, गारमेंट्स भी बनते हैं, भी बनते हैं, और जब बिल्कुल जल जाए तो उसका पेट्रोल भी बनता है, वो भी यहां मौजूद है। और तीसरा, वेस्ट टू वेल्थ। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो मैं आते हुए सोच रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश बहुत बड़ी योगदान कंट्रीब्यूशन कर सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और नवाचार भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाला है। और 2047 के भारत की तस्वीर कैसी हो, चित्र कैसा हो, स्वरूप कैसा हो, का काम भी विज्ञान और नवाचार के माध्यम से होगा। और उसमें हमने सुनिश्चित करना है कि हम किस प्रकार से कितना योगदान कर सकते हैं अपने अपने राज्य में से। क्योंकि अब जब हम विज्ञान की चर्चा करते हैं या गोष्ठी करते हैं तो केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रह जाते। जैसे मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था इकोनॉमिक्स के संदर्भ में कि इकोनॉमिक्स टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट अलोन। इसी तरह से साइंस इज नाउ टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू साइंटिस्ट अलोन। ये आपके घर घर पहुंच गई है, यह आपका भविष्य कैसा हो उसका निर्णय करने वाली है। आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके संतान के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली है। इसके ऊपर स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड देयरफॉर साइंस टुडे रिलेट्स टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इट्स नो लॉन्गर ओनली अ कंसर्न ऑफ द साइंटिस्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजी and innovation are going to be the torch bearers
ऑफ 2047 इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और इसलिए जब हम ये समारोह करें, और इसलिए इसको इतना विस्तृत करने का प्रयास किया गया है कि समाज के बाकी वर्गों को भी लगे कि ये साइंसदान कहीं अंधेरी लेबोरेटरी में बैठ करके क्या कर रहे हैं वो सिर्फ इनका जिम्मा नहीं, जो ये कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा भी प्रभाव पड़ने वाला है, और इसलिए मैं भी इसका भागीदार बनूं। ये समारोह फेस्टिवल इसलिए भी है कि ये केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, ये सारे समाज, सारे राष्ट्र का उत्सव है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का एक बार फिर से धन्यवाद। विज्ञान भारती हमसे जुड़ा, उनके योगदान के लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर अजय सूद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ने श्रोताओं से कहा कि विज्ञान एक स्थिर विषय नहीं होता, बल्कि वह हर दिन नई सफलता के साथ आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हर प्रगति में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नव विचारों का योगदान होता है। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, राजेश गोखले जी तथा सभी डिग्नेटरीज ऑन एंड ऑफ द डायस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे आपने इस अभी वीडियो में देखा और जैसे इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये त्योहार है वैज्ञानिक सोच का, वैज्ञानिक स्वभाव का और वैज्ञानिक जीवन जीने का तरीका। ये जो सब मिलके वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती हैं, ये सारी हमारी लाइफ, उन सब को दर्शाने का एक प्लेटफॉर्म है। अब आप देखिए विज्ञान क्या है, कौन वैज्ञानिक है। ये नहीं कि जिसके पास विज्ञान की डिग्री है वही वैज्ञानिक है। आप सभी वैज्ञानिक हैं, जो भी आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं, रैशनल थिंकिंग रखते हैं। तो अगर आप देखिए कि विज्ञान में भी हम यही करते हैं, वी आस्क ए क्वेश्चन, वी डू द बैकग्राउंड रिसर्च, देन वी कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करके टेस्ट करते हैं एंड वी एनालाइज द डेटा विदाउट बायस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विदाउट बायस, एंड देन वी कम आउट with some fundamental discoveries। इसमें सबसे जरूरी ये है कि अनुसंधान के साथ साथ आपको एक ओपन माइंड रखना चाहिए। हो सकता है कि जो आपने नतीजा निकाला कुछ सालों में और शोध के द्वारा उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, और हम सबको ये इसके लिए ओपन रहना पड़ता है कि साइंस is not a static subject. Science really continues with everyday advancement. और वैज्ञानिक स्वभाव ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक प्रगतिशील समाज को अगर हमने सामने लाना हो तो अंधविश्वास और तर्कहीन प्रथाओं से हमें मुक्ति होनी होगी, जिसमें भारतवर्ष ने बहुत ज्यादा प्रगति की है कुछ पिछले वर्षों में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले ने अपने संबोधन में कहा कि भविष्य की सभी चुनौतियों से सार्वभौमिक वैज्ञानिक हस्तक्षेप से निपटा जा सकता है, क्योंकि कोविड संकट ने काफी हद तक ऐसा प्रदर्शित किया है। मैं सर्वप्रथम विज्ञान के इस भव्य और शानदार उत्सव IISSF 2022 की 8वीं श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब यहां झीलों के खूबसूरत शहर भोपाल के विशाल मानित कैंपस में एकत्रित हैं। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश सरकार को उनके उदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। IISF एक ऐसा मंच बन गया है जो सबके चाहे हो, सबके लिए, चाहे युवा हो या बुजुर्ग या देश के किसी भी कोने से आके
एक अवसर देते हैं जिसको विज्ञान के प्रति प्रेरणा जागृत करने के लिए। साइंटिफिक टेम्पर is driven by curiosity and creativity, and here at ISSF we aim to nurture these qualities of students, researchers, other people by providing them an intellectually stimulating platform. We all know that science cannot flourish in isolation, and ISSF is an excellent opportunity where you can interact, debate, discuss, collaborate, question, explore, and certainly enjoy the process of doing science. ISF में इस दौरान 14 के करीब अलग अलग थीमेटिक एक्टिविटीज रोचक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, और इसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सबकी जिज्ञासा को प्रेरित करेगी। इस वर्ष का ISF का थीम मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। This is in fact aligned with the vision of our Honorable Prime Minister's vision to build Atmanirbhar Bharat, and we sincerely thank him for providing this encouragement to scientific community and provide us to strive for technological innovations and excellence in this area. Activities during ISF will also foster the global theme of G20, Vasudhaiva Kutumbakam, One Earth, One Family, One Future। हम अपनी वैज्ञानिक सफलताएं को भी प्रस्तुत करेंगे, जो यहाँ एक ही छत्र के अंदर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के लीडरशिप में जो कि आगे हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आप सबने देखा है कि कोविड जैसे महामारी के खिलाफ वैज्ञानिक सफलता पर ही हम सबको गर्व होना चाहिए। सारी साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ मिलजुल के, हेल्थ और साइंस डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलके, या डायग्नोस्टिक हो या वायरस ट्रैकिंग हो या आइसोलेशन हो, इम्यूनोएसेज, एनिमल मॉडल्स, वैक्सीन डेवलपमेंट, इन सबको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने काम किया है, ये हमारे मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ताकतवर मांसपेशी जीभ है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है आशीष तिवारी ने।